नाउ इट कम्स टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी। ओए, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी क्या कहती है जरा समझना। आयनिक बॉन्ड बनता है तो दो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं जो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है सर, एक नेगेटिव आयन होता है सर। दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। अरे कहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जानते हैं ना हम। तो आयनिक बॉन्ड में ऐसा क्या है जो दोनों को बांधे रखता है? भाई बॉन्ड है ना, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच कीप्स देम बॉन्डेड विथ ईच अदर। तो ऐसा क्या है जिन्होंने उन दोनों को बॉन्ड बनाए रखा है, उनको दोनों को बांधे रखा है? तो वो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। बात भेजे में जा रही है? ऐसा क्या है जिसने उन दोनों आयनों को बांधे रखा है? तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, कोलंबियन फोर्स था, विच केप्ट देम बॉन्डेड विथ ईच अदर। उनसे उसको बांधे रखा था। बात आती कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में तो ऐसा कोई अपोजिटली चार्ज आयंस नहीं है, उनमें तो कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो उनको बांधे रख रहा है? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि अच्छा ये फोर्स वो वाला, ये एक ऐसा फोर्स है जो उन दोनों को बांधे रखता है। जब मैंने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सुना तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे भेजे में, मेरी खोपड़ी में क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्या था जिसने उन दोनों एटम्स जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया था उनको बांधे रखा। हाँ जी, तो उसी के लिए हमारे पास में भैया एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। ऑर्बिटल क्या साहब? वो स्पेस जो न्यूक्लियस के अराउंड है और जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी कभी कोई दो परमाणु, दो एलिमेंट्स, दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं। दे ओवरलैप विथ ईच अदर। क्या करते सही हम? वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। This theory states that when a covalent bond is formed between two atoms, then their atomic orbitals overlap with each other. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। भाई दोनों की स्पेस है जो एक दूसरे में इंटर हो गई है, दोनों की स्पेस है जो एक दूसरे पे पेनिट्रेट कर गई, एक दूसरे में धस गई, एक दूसरे में इंटरफेयर कर गई है। बात भेजे में जा रही है? वो एक दूसरे में क्या कर गई है? पेनिट्रेट कर गई। अब क्या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा? नहीं। इसके लिए दो शर्तें हैं, इनफैक्ट तीन शर्तें, या दो ही बोलते हैं अभी, चलो एक मिनट अपन। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, दे मस्ट बी हाफ फिल्ड। कैसे होना चाहिए वो? We know that an orbital can have at most 2 electrons. पाउली अंकल मुझे बता के गए थे कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रखना, 2 से ज़्यादा मत रखियो, और दोनों को रखियो तो अपोजिट स्पिन में ही रखियो। बोलो ना, बोलो ना। तो ऑर्बिटल, क्या कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? नहीं, केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फील्ड हो और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग कैसी हो? अपोजिट हो। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिनिंग है वो कैसी होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। से तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी क्या बोलती है कि जब दो एटम्स मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? क्या करते हैं? और जब वो ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है? कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? जो हाफ फील्ड हो। ठीक है, लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी, हेडिंग डाल लीजिएगा। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट a covalent bond is formed
This theory states that a covalent bond is formed between two atoms This theory states that a covalent bond is formed between two atoms because of overlapping. This theory states that a covalent bond is formed between two atoms because of overlapping of their atomic orbitals. A covalent bond is formed between two atoms because of overlapping of their atomic orbitals. दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड काहे बनता है भैया? का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके जो परमाणु कक्षक हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं. बोलो, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर. क्या ये कहानी सभी को समझ में आई? अब क्या कोई भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? लाइन चेंज करके लिख लीजिए, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग. कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग. पहला पॉइंट डाल के, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड. एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड. दोनों क्या होना चाहिए भैया? हाफ फिल्ड होना चाहिए. तो एंड सेकंड क्या लिखेंगे क्वेश्चन में हम? बोथ ऑर्बिटल शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन. बोथ ऑर्बिटल शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन. दोनों एक तो हाफ फील्ड होना चाहिए और दोनों में इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग कैसी होनी चाहिए? दोनों ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? एक तो सर वो हाफ फील्ड होना चाहिए और दोनों में इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए. अंडरस्टूड? ठीक भैया मैम. पहली चीज़ तो क्या है? दोनों ऑर्बिटल्स कैसे होना चाहिए? हाफ फील्ड. और दोनों में इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए. क्लियर है? तभी जाकर मसला सॉल्व होगा. वरना जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भैया हम देखें, वाटर, जल, पानी, नीर, सरसवारी के बारे में बात करें तो H2O. अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बात करी जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओह नो, 1s2 2s2 2p4 है. और जब 2p4 के बारे में बात करी जाती है तो ये रहा 2p4. एम आई करेक्ट? सुनाई नहीं दिया मुझको? और ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा. इस तरीके से उसे लिखा जा सकता है. लिखा जा सकता है. अब आप देखिए, ऑक्सीजन के पास में दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं. ऑक्सीजन के पास में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? सुनाई कम पड़ा है भैया? 2. ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल्स हैं हाफ फील्ड, इसलिए इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स. हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन मेक? कितने बॉन्ड बना सकता है भाई? 2 बना सकता है वो. ठीक है. अरे इलेक्ट्रॉन तो उसके पास 8 हैं. मसला ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब मसला ये कि कितने ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं. 1s2 2s2 तो ऑलरेडी पैक्ड है, फुल फील्ड है, पेयर्ड है. बोलो ना रे. यहाँ 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड थे. तो वो जो 2 ऑर्बिटल्स थे उनके साथ में ऑक्सीजन का ये एक 2p ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन का दूसरा 2p ऑर्बिटल, इनके साथ में क्या बना लेगा भाई? ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा ये भी. ठीक है. और ये ऑर्बिटल इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और ये इसके साथ में.
और इस तरीके से क्या बन जाएगा। तो इनके जो ऑर्बिटल्स थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर जाते हैं, उसका 2p ऑर्बिटल इसके 2s ऑर्बिटल के साथ और दूसरा एक और 2p ऑर्बिटल इसके 2s ऑर्बिटल के साथ में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग। बोलो, सुनाई कम पड़ता है मेरे को? अपोजिट कर लो, ये लो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, ये फिर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का कौन सा 2p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या कर लेता है, और इस तरीके से क्या बन जाता है, 2 बॉन्ड बन जाते हैं। बोलो, NH3 के लिए आप लोग ट्राई कीजिए, NH3, NH3 किया, नाइट्रोजन whose atomic number is 7, electronic configuration is 1s2, टू पी थ्री। बोलो, कहिए, when it comes to हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर 1 है, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन आएंगी, कितनी हाइड्रोजन्स होंगी, देयर आर 3 हाइड्रोजन्स। बोलो ना, और तीनों हाइड्रोजन एक एक करके, एक इससे, एक इससे और एक इससे, और इस तरीके से क्या होगा, हाँ जी, ये नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल करेक्ट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ये भाई नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो क्या होगा, 3 बॉन्ड बना सकता है। कहिए, ऐसे ही फटाफट से जरा जल्दी से HF भी कर लो यार, HF, बोलिए भैया, हो गया। यदि मैं बात करता हूँ HF की, तो फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। तो ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेगा, और इस तरीके से इनके बीच में क्या बन जाएगा, ठीक कर लिया होगा ये। अब इस थ्योरी को अगर देखें हम लोग, तो इसमें बोला भैया कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं। अब उस बेसिस पर अगर H2O के बारे में बात करी जाए, तो इसके 2 2p ऑर्बिटल्स हैं। मान लो एक है 2px, सपोज करो, ये कौन सा ऑर्बिटल, सुनाई नहीं दिया मेरे को, 2px, और ये कौन सा, ये कौन था सर, सर ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल, और ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये 2p वो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल नहीं है, d डबल नंबर होता है ना। तो ऑक्सीजन के पास में 2p ऑर्बिटल थे कि नहीं थे, जो हाफ फील्ड थे, एक 2px था और एक 2py था। इससे आकर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन का 1s, इससे आकर कौन जुड़ गया, कुछ ऐसा ही था ना यहाँ पर,
कि नहीं था? सुनाई नहीं दिया मेरे को? कुछ ऐसा हो गया? अरे आप बोल रहे हो ऑक्सीजन के पास में 2 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनसे हाइड्रोजन का 1s आकर जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का 1s आकर जुड़ा तो कुछ ऐसा जुड़ेगा ना? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बनाइए जरा इसको। अब अगर इस थ्योरी के बेसिस पर देखा जाए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तो इस आधार पर अगर हम एक बात समझें कि जो बॉन्ड एंगल बनेगा, मतलब इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, जैसे ये ऑक्सीजन है सर, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, तो इस आधार पर अगर देखा जाए सर, क्या देखा जाए, इस आधार पर अगर चर्चा की जाए तो ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का होगा? क्यों 90 डिग्री का होगा? क्योंकि 2px और 2py के बीच में 90 डिग्री का ही तो एंगल होता है सर। 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये देखा गया तो ये पाया गया कि नहीं जनाब, 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलता। प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको एंगल मिलता है 105 डिग्री, 104.5 अगर ज़्यादा प्रिसाइज में जाऊँ तो। बोलिए, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। अगर इस आधार पर देखा जाए भैया, अगर यही थ्योरी सही है तो बॉन्ड एंगल शुड बी हाउ मच? 90 डिग्री। अरे 2px और 2py दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बोलो। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो देयर शुड बी 90 डिग्री एंगल। बट कितना डिग्री का एंगल होता है? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड एंगल कितना है? 104. सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। से लिखिए ये भी। डन। बिल्कुल वैसे ही जैसे यदि मैं अमोनिया की बात करूं, ओए अगर अमोनिया की बात करूं, किसी को लेना है, मेरा क्लास एक्स्ट्रा पढ़ा। थैंक यू। हाँ जी, नाइट्रोजन के पास, इधर आ जाओ भैया, ये नाइट्रोजन का एक 2px ऑर्बिटल, ये 2py ऑर्बिटल, ठीक भैया, ये 2px 2py, और फिर तीसरा कौन सा होगा? ये क्या है? नाइट्रोजन, जिसका ये कौन सा ऑर्बिटल, ये कौन सा, और ये इसके साथ में आकर कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन का 1s, इधर भी हाइड्रोजन का कौन, और इधर भी कौन? बोलिए, समझे? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ तीनों जो एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ में, वो कितना बनाएंगे? अरे एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक एक्स के लॉन्ग, एक और एक, तो किन्हीं भी दो के बीच में एंगल देखा जाए तो कितना डिग्री का होगा? किन्हीं भी दो के बीच में कोण देखा जाए तो वो होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। पर प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं मिलता। प्रैक्टिकली हमें कितना मिलता है? 107 डिग्री से। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 90 डिग्री, पर बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का मिला? तो यहाँ कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी फेल होते हुए नजर आई। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी क्या हुई? फेल होते हुए नजर आई कि नहीं साहब? समथिंग इज मिसिंग देयर। बोलिए, ये गलत है, क्योंकि भाई अगर इस आपकी ये थ्योरी बात, आपकी ये बात सही है, भाई ये बात सही है कि बॉन्ड क्यों बन रहा है उसको ही एक्सप्लेन कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि वाई कोवेलेंट बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, how covalent bond is getting stabilized, how two atoms making covalent bonds with each other getting stability with each other, how they are bonded with each other, this actually is getting explained by this theory. बट कुछ चीज़ मुझे मिसिंग हो रही है भैया कि अगर उस आधार पर देखा जाए तो वाटर में जो दोनों बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के होने चाहिए थे, नहीं मिले, 105 डिग्री के मिले। अमोनिया में जो तीनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री के बनाना चाहिए थे, पर नहीं मिले, 160 डिग्री के मिले। तो यहाँ जाके थ्योरी फेल हुई।
अरे हुई या नहीं हुई? और अगर इस थ्योरी को सही मान लिया जाए या इस थ्योरी को ही फॉलो किया जाए तो बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 1s2 ये रहा साहब 1s, और ये कौन रहा 2s, ये 1s है और ये 2s है। अगर इस आधार पर देखा जाए तो इस बेरिलियम के पास में तो सर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डज इट हैव एनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल? क्या इसके पास में कोई अनपेयर्ड ऑर्बिटल है? नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल, कोई अयुग्मित ऑर्बिटल इसमें नहीं है। और अगर इसमें कोई अनपेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी तो ये बोलती है साहब ये कोई बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। इज इट कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी बॉन्ड? इट मीन्स बेरिलियम इज नॉट capable of forming any bond। बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बना पाएगा क्या? क्यों नहीं बना पाएगा सर? अरे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं साहब इसमें। अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कोई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। लेकिन हम जानते हैं साहब BCl2 बनता है। फिर कैसे बन गया? अरे साहब आप बोल रहे हो कि बेरिलियम के पास में, आप बोल रहे हो इसमें आपकी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। तो सर बेरिलियम के पास तो कोई भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है, फिर बेरिलियम ने कैसे बॉन्ड बनाया? बात भेजे में जा रही है या नहीं? बात भेजे में जा रही है या नहीं? हुआ क्या सर? बेरिलियम के पास कोई अनपेयर्ड था क्या? नहीं था। तो बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा ना? लेकिन BCl2 बना कि नहीं बना? कुछ ऐसा ही मैं बात करूं, यदि बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है, इस आधार पर देखा जाए तो बोरॉन में कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं? एक। हाउ मैनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बोरॉन डज हैव? ओनली वन, बिकॉज बाकी 1s 2s तो फुल है। ये कौन? सर 1s। बेटा ये कौन? सर 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 2s। ये कौन? सर 2p। अभी क्या हुआ? बोरॉन के पास में कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं? तो इस थ्योरी के बेसिस पर देखा जाए तो हाउ मैनी मैक्सिमम बॉन्ड्स बोरॉन कैन मेक? 1। बोरॉन तो केवल एक ही बॉन्ड बना पाएगा रे बाबा। बोरॉन एक ही बॉन्ड बना पाएगा, पर मैं जानता हूँ बोरॉन तो 3 बॉन्ड बना लेता है BF3। फिर यहाँ थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 भैया डाडी। तो 6 है तो क्या होगा? हाँ 1s2 2s2 2p2। अब इसी आधार पर देखा जाए तो बोरॉन में कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं? तो 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं भाई। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ तो इसने केवल एक ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल था। कितने ऑर्बिटल थे? तो एक ही मैक्सिमम बॉन्ड बनाना था। यहाँ कितने हैं? तो 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं U से। बोलो ना रे। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना पाएगा? कार्बन 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। परंतु हम जानते हैं कार्बन CH4 बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। बोलो। कार्बन CCl4 बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। बोलो। CH4 में 4 बॉन्ड बने, Cl4 में 4 बॉन्ड बने। ठीक है।
तो भैया ये मैंने, तो यहाँ जाकर ये थ्योरी क्या हो रही है, फेल हो रही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ जाकर ये थ्योरी क्या हो रही है भैया, फेल हो रही है। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो भैया, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बेसिस पर आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी अभी जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसका आधार है, उसका बेसिक है ये। ठीक है, मैं पहले भी जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था तुम्हारे को, मैंने तब भी बोला था कि जो एटॉमिक मॉडल्स हैं वो हम बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हैं। पहले एक हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी, फिर हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा, फिर बोर का पढ़ा। बोर का और मॉडिफाइड फॉर्म है समरफील्ड बोर मॉडल, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है वो। तो ये धीरे 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 डिस्कवरी होती जा रही है, एडवांसमेंट होते जा रहा है। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन पहली बार जब डिस्कवर हुआ, बनाया गया, तो इतना बड़ा बनाया गया, हम चप्पल बोलते थे उसको इंडिया में, और बाहर यूएस वगैरह में उसको ईंट बोलते थे, ब्रिक बोलते थे। भैया इतनी बड़ी साइज़ का होता था वो। अब आज लोग देखेंगे तो वो हंसेंगे उस पर, अरे यार क्या ऐसा भी था क्या। लेकिन शुरुआत कहीं से होती है। आज जो तुम वो बोल के टाइप करने की बात करते हो, ये एक टाइम पर IBM कंपनी इस पर रिसर्च कर रही थी। कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने रिसर्च करी वो धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि वो रिसर्च करने 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 में उनका पूरा जीवन निकल जाता है, और मज़े बाद वाले लेते हैं। KFC ब्रांड तुमको पता होगा, जानते हो ना शायद से, बड़ा लजीज चिकन होता है उसका। तो वो जो है वो जब तक बेचारा वो जिंदा रहा तब तक वो खूब एक्सपेरिमेंट करता रहा, नहीं चला। उसके मरने के बाद या उसकी बिल्कुल आखिरी टाइम जब था तब उसने बिल्कुल चला। मैकडी ने खूब एक्सपेरिमेंट करा, उसने पूरे जीवन भर अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा, वो नहीं चल पाया वो। और आज देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी अगर किसी ब्रांड की हैं तो किसकी है वो, मैकडी की है वो। मतलब वो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है उसकी। अपने इंडिया में भी ऐसे एक ब्रांड बहुत अच्छा उभरा था, है यार, मेरे मुंह पर नाम नहीं आ रहा अभी यार, बहुत पॉपुलर है। मतलब तुम साउथ में जाओगे तो तुम्हें बहुत मिलेगा। कैफ़े का है वो, कौन सा, कैफ़े कॉफ़ी डे, सीसीडी इंडिया में भी बहुत चला था वो, पूरे सारे हाईवेज पर था वो। मतलब जितना तुम बेंगलोर वगैरह जाओगे, साउथ में जाओगे तो तुम्हें लगभग हर हाईवे पे मिलेगा, वो अभी भी मिलेगा। लेकिन उसको जो बनाने वाला था, उस ब्रांड को जो खड़ा करने वाला था, वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, बड़ी हस्ती था वो। मतलब जिसको बोलते हैं कि वो फाइनेंशियली कोई कमज़ोर नहीं था, वो अच्छा खासा था वो कौन, जो कर्नाटक के एक्स CM का दामाद था वो, SM कृष्णा का, कांग्रेस मिनिस्टर, कांग्रेस के वो रहे, बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे वो, तो उनका दामाद था वो। और खूब कैफ़े कॉफ़ी डे का खूब मतलब वो था, खूब बड़ा ब्रांड बन चुका था वो। और तुम्हें मालूम हो जो उसका फाउंडर था, एक टाइम ऐसा आया, मतलब वो चल रहा था वो फाइनेंशियली, इट वाज गुड इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर नदी में कूद के उसने सुसाइड कर लिया था। कुछ फैमिली डिस्प्यूट होंगे, जो भी XYZ हो। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मतलब वो क्या था, स्ट्रगल हर किसी को करना है बेटा। ये कई लोग बोलते हैं कि जैसे वो नेपोटिज्म का शिकार था, नेपोटिज्म के कारण उसको मूवीज़ नहीं मिल रही थी। नेपोटिज्म कहाँ नहीं होगा, और नेपोटिज्म क्यों नहीं होगा? तुम अगर समझ रहे हो कि कोई तुमको दे देगा, तो कोई नहीं देगा तुमको। तुम्हारे माँ बाप ही तुमको देंगे, और कोई नहीं देगा। लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म, भैया क्या होता है आजकल, मतलब दूसरे को गाली बककर, दूसरे को काला बोलकर आप अपने आप को सफ़ेद बना दो। एक चलन है अपने आप पर, आप दूसरे को क्या बोल दो, या आप दूसरे की गलती को कोट कर दो, तो आप क्या हो जाओगे, आप क्या हाथ धुल गए, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, आप बिल्कुल पाक पवित्र हो गए हो। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लोग बोलते हैं ना भैया कि वो करण जौहर जो है, या शाहरुख खान जो है, या XYZ सलमान खान जो है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उन्होंने भी एक्सप्लॉइटेशन झेला होगा, शाहरुख खान ने भी झेला होगा, और कोई बड़ी बात नहीं, सलमान खान ने भी झेला हो। तो हाँ, सलमान खान वॉज बिलोंगिंग टू दैट ऑलरेडी, दैट इंडस्ट्री। तुम्हें मालूम है सबसे पहली पिक्चर थी सलमान खान की, मैंने प्यार किया। उससे भी पहले एक मूवी आई थी उसकी, और हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था उसका, पर सलमान खान का जो रोल था मैंने प्यार किया का, वो मैंने पहले किसको मिलने वाला था,
बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत 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 उम्दा एक्टर, नाम तुमने सुना होगा, कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो उसका एक गाना जरूर सुना होगा तुमने, पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा कौन? आरंभ है प्रचंड, जानते हो ना, जो गाना जिसने गाया है, जिसने लिखा है, जिसने उसको संगीतबद्ध किया है, पीयूष मिश्रा। अभी तुम देखोगे तो कितना बुढ़ा नजर आता है वो, पर ये तो सब क्या होता है, ये तो क्रीम चुपड़ लेते हैं, सुइयाँ ठोक लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करते होंगे वो लोग ऑब्वियसली, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी ऐसा है जिसमें उनको चीज़ें करना भी पड़ेंगी, उनको स्मार्ट बन के रहना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है ये। मतलब उनको अगर डेली का 1 लाख रुपये अगर अपनी बॉडी पर खर्चा करना है तो वो करना उनकी मजबूरी है, वरना तो वो सारी झुर्रियाँ नजर आ जाएंगी उनकी। तो वो पीयूष मिश्रा को मिलने वाला था वो रोल, मैंने प्यार किया का, जो सुपर डुपर ब्लास्ट मूवी थी, भाग्यश्री उसमें एक्ट्रेस थी वो हालांकि उसने एक मूवी के बाद ही उसने बॉलीवुड छोड़ दिया, उससे शादी कर ली थी एक्चुअली मूवी के दौरान ही, और वो कम्प्लीटली डेडिकेट हो गई अपने फैमिली के लिए, तो शी कम्प्लीटली डिपार्टेड अवे फ्रॉम द बॉलीवुड। तो वो सलमान खान का जो रोल है वो पीयूष मिश्रा को मिल रहा था वो, तो वो उसको मिल गया बाद में। तो हो सकता है उसके पापा का इन्फ्लुएंस भी रहा हो, ऐसा कोई वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन पीयूष मिश्रा वाज मच बेटर इन अपीयरेंस देन सलमान खान। आज तुम्हें लगेगा ना सलमान खान की क्या बॉडी है, ये वो है, तो वो तो अपने रहने करने का या उसके जो रोल्स हैं, उसके जो काम है, उस तरह से डिसाइड हो रहा है ना, वरना है तो सारे स्मार्ट। तुम अगर पुराने फोटोज देख लोगे, एक मैंने तुम्हें बताया भी था शायद से, 12th वालों को तो मालूम है, सरदाना पे एक स्टूडेंट पढ़ के गई है, नेहा हिंगे करके, जो मिस इंडिया अर्थ रही है वो कुछ वेब सीरीज़ में भी आई है। अब उसका तुम्हारा को पुराना फोटो अगर कोई देख ले तो बोले अरे ऐसी लड़की तो हर गली में होती है, तो वो बनी बाद में, वो मिस इंडिया अर्थ बनी, वो मूवीज़ मिली, नहीं चल पाई वो। अब अपन बोले कि यार वो नेपोटिज्म का शिकार थी, तो नेपोटिज्म तो होगा, कोई इंसान खुद डॉक्टर है तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेगा ना, उसमें कहाँ गलत कर रहा है वो? तुम मुझे बताओ, गलत कर रहा है क्या? जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो यहाँ, मैं तो हालांकि शुरुआत दिन से IIT नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, उस समय हम बोलते थे IIT JEE और PMT रहती थी, AIPMT रहती थी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो देवास में कुछ सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी, इनके लिए कोई नहीं पढ़ाता था। मतलब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तब तो इंदौर में भी कोई IIT की कोचिंग नहीं थी, तो मैंने तो सबसे पहले शुरू कर दिया था यहाँ पर। बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इंदौर देवास में बड़ी बड़ी कोचिंग थी जिनका खूब रुतबा था, मतलब लोग बोलते थे अरे। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार मैं किन लोगों से टक्कर लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत है। मैं 390 स्क्वायर फीट के AWS BPL कैटेगरी के मकान में रहने वाला, वो मेरे यहाँ दुनिया भर के लेटर पहुँचा रहे। वो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, चलना शुरू हुआ थोड़ा बहुत काम, तो लेटर पहुँचाते मेरे घर पर कि इसको बोल दो पढ़ाना छोड़ दे। तब फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो बहुत मेरे पापा को धमकी दी रास्ते में रोक कर कि कोचिंग बंद करा दो अपने लड़के की, तो जिंदा नहीं रहेगा वो। एक बार मैं सुबह चला गया कहीं कुछ काम से, 6:30 बजे के आसपास, तब मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो 3310 नोकिया का 3310 आता था वो। तो फ़ोन मैं घर पे छोड़ के चला गया वो, तो वो बिल्कुल मैं आया तो वो पापा बिल्कुल रोने जैसे होगा, कहाँ चला गया था तू, क्या बताया भी नहीं तूने ये वो। अब मैं मतलब वो था, अब मुझे मालूम नहीं था कि उनको किसी ने बोला होगा, किसी ने कि भैया इसको ज़रा संभालो अपने लड़के को। तो वो तो होगा, ऐसा होगा। आप सोचो, मतलब देखो तुम्हें मैं ना रियलिटी वर्ल्ड से वाकिफ़ करा रहा हूँ तुम्हारे को, इट विल हैपन। तुम्हारे पापा तुमको कुछ बनाना चाह रहे हैं, अब वो तुमको बनाने के चक्कर में हो सकता है किसी और का हक मर रहा हो। अगर किसी के पिताजी उसको 40 लाख रुपए खर्चा करके रशिया में MBBS करने भेज रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? वो अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। आप सुनो मेरी बात को सीरियसली, वो अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। अब आप बोलो कि यार वो कोई दूसरा उनके चक्कर में नहीं बन पाएगा, तो ठीक है। हमारे देश में क्या है, अमीर को गाली बक दो आप, अरे वो जो अमीर बना है वो भी कुछ संघर्षों के बाद बना होगा कि नहीं? किसी को मैं मानता हूं, कईयों को पुश्तैनी जमीनें मिली हैं, पुश्तैनी बड़े बड़े व्यापार मिले हैं, मानता हूं, आई डू एग्री विथ यू। पर अगर उनमें कैलिबर नहीं है ना, तो वो नहीं टिका पाएंगे। कोई दारू में, कोई जुए में, कोई सट्टे में, कोई लड़कीबाजी में अपना जीवन खत्म कर लेगा वो। ये सच्चाई है और ये होता है। तो अगर अपन बोले वो सुशांत सिंह राजपूत ने नेपोटिज्म के कारण सुसाइड कर लिया, तो उसको स्ट्रगल करना आता ही नहीं था, क्योंकि ही वाज आल्सो बिलोंगिंग टू गुड रिच फैमिली। वो एक अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से था, उसके घर वाले जो है विधायक वगैरह रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, खूब लाखों करोड़ों अरबों रुपया पैसा है उसके पास में, तो वो वहाँ पहुँच गया। स्मार्ट था, इसमें कोई दो बात, गजब का स्मार्ट था।
मतलब मैं तो गजब का ही मानता हूँ, मुझे तो बहुत स्मार्ट लगता था, पर वो वहाँ पहुँचा तो हो सकता है वो भी किसी जरिए के जरिए उसने मूवी गेन करी हो, उसने जरिए के जरिए मूवी गेन करी होगी, चल गया। अब तुमको मूवी ऑफर नहीं हो रही, तुमको ये नहीं हो रहा, तुमको वो नहीं हो रहा, तुम फ्रस्ट्रेशन में जो है वो कर लो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर वो अच्छे मौके पे पहुंच जाता, अच्छा वो रहता, तो हो सकता है वो भी अपने बेटे को यही कराता जो बाकी लोग अपने बेटों को करा रहे हैं। ये कड़वा सच है, मतलब ये कड़वा सच है। तो भाई मैं चाहूंगा ना मैं मेरे छोटों को वो कराऊं, क्यों नहीं कराना चाहूंगा? मेरा फर्ज, मेरा ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि मुझे वो अपने छोटों को क्या करना है। व्हाट आई कुडंट डू, व्हाट आई वांटेड टू डू, व्हाट वाज माय ड्रीम अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आईआईटीएन, सो आई विल ट्राई कि वो हो। तो वो हर बंदा करेगा, तुम भी करोगे तुम्हारे छोटों के लिए आने वाले टाइम में। दिस इज गोइंग टू हैपन एट दैट टाइम। कोई बोले तुम नेपोटिज्म कर रहे हो, तो यार मैं तो बड़े होने का फर्ज निभा रहा हूँ भैया, मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा। भाई कोई बॉल फेंक रहा है तो कोई तो बल्ला पकड़ेगा जाकर, कि नहीं पकड़ेगा? तो ये नहीं है कि हम बोले यार वो उस समय क्या था भैया, एक आया फ़ोन तो हम बोले यार ऐसा फ़ोन था, अरे बेकार था ये तो। आजकल देखो, तो शुरुआत वहीं से हुई थी, वो डाल्टन की थ्योरी से शुरुआत हुई है, तब जाके बोर का मॉडल बना है। बोर ने पहले दिन नहीं दे दिया। हम बोले कि नेहरू ने, गांधी ने इंडिया को आज़ाद करा दिया, तो आज़ाद उन्होंने नहीं कराया, आज़ाद तो मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी। गलत बोल रहा हूं मैं? रानी लक्ष्मीबाई ने शुरुआत करी थी। तो आप उनके क्रेडिट को इग्नोर नहीं कर सकते कि नेहरू ने क्या करा। भैया नेहरू ने करा तो नेहरू वाज बिलोंगिंग टू रिच फैमिली, लाखों करोड़ों अरबों रुपया था उसके पास में उस जमाने में। मोतीलाल नेहरू के पास में कोई कम पैसा नहीं था, उसके बाप के पास में बहुत पैसा था। तो भैया उन्होंने करा, पर शुरुआत किसने करी? ऐसे ही अगर अपन आज मोदी जी नेहरू को खूब गाली बकते हैं कि नेहरू ने ऐसा करा, उतने लेवल में उतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं हुई जितनी स्पीड से आज हो रही, उतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं हुई। नेहरू ने बहुत कम स्पीड से या इतनी चीजें हो जाना चाहिए थी। तो आज तुम बोल दो कि अरे यार देखो वो तो एक्सप्लेन कर दो, तुमने ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तुम। तो भैया वो जो नेहरू ने जो बत्ती लगाई, वो बत्ती आगे तक तो काम कर रही है। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद ये भी नहीं होता, कि नहीं? तो अपने और क्या होता है जब तुम न्यूज़पेपर में देखते हो, या मतलब आज की डेट में अगर अपन जर्नलिस्ट को देखने बैठते हैं कि जर्नलिस्ट कौन, तो जो प्रो बीजेपी वाले उनको सुधीर चौधरी अच्छा लगेगा, और जो है बहुत सारे, मैं तो नाम भी नहीं जानता, पर बहुत सारे जर्नलिस्ट उनको अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रो बीजेपी है। और ऐसे ही वो राजनाथ सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, और कौन वो सो कॉल्ड बड़ा ईमानदार बनने वाला रविश कुमार, वो एंटी बीजेपी है। तो उनको जो भी कुछ दिखेंगे वो सब बुरा है। अगर वो एक टाइम पर मैं ना कोरा को बहुत रेफर करता था, आज से 4 साल पहले। कोरा जानते होगे तुम? कोरा वेबसाइट है, एक ऐप भी है तो उसकी, वो क्वेश्चन आंसर आते, तो वो बड़ी अनबायस्ड रिव्यूज़ देती थी, बड़े अनबायस्ड। लेकिन अब उसको भी हालांकि सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं सभी पार्टीज़ के, उसको हैंडल करना शुरू कर, तो वो भी बिल्कुल वैसी हो गई। तो आप अगर देखो तो उस समय बोला था, उसमें क्वेश्चन पढ़ा था कि भैया कौन सा जर्नलिस्ट आप सबसे ऑनेस्ट मानते हो? तो उस टाइम पर 4 साल पहले भी उसमें बोला था कि नन ऑफ देम इज ऑनेस्ट। कोई भी नहीं है, कुछ इस तरफ झुके हुए, कुछ उस तरफ झुके हुए। तो सच तो कोई भी नहीं बोल रहा। जिसको जिससे पैसा मिल रहा है वो उसकी रोटी चाट रहा है, वो उसकी हड्डी पकड़ रहा है ईमानदार कोई भी नहीं। नेहरू इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि शुरुआत भैया किसने करी थी? लक्ष्मीबाई ने करी थी। और मोदी नेहरू को गाली बके के साहब करा था। तो वो है तो तुम्हारे जो पूर्वजों ने जो तुमको दिया है वो कहीं ना कहीं तो यूज में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। डाल्टन ने रिसर्च करी तब जाकर बोर का भी मॉडिफाइड समरफील्ड मॉडल आया। ठीक इसी तरीके से अभी जो तुमने थ्योरी देखी वो कुछ हिस्सों में तो सही हो गई लेकिन ढेर सारे हिस्सों में फेल हुई। लेकिन ये जो थ्योरी है यही आगे चल के बहुत बड़ी थ्योरी देगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूरी ऑर्गेनिक में लगेगा और इनऑर्गेनिक में भी कई जगह लगेगा, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब उस बारे में हमको बात करनी रहेगी, ठीक है भैया। पर ये थ्योरी की अगर क्या कई बार होता है ना, वो आई थी वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री,
तो वो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग होता है कि जब ये सारे मॉडल फेल हुआ तो फिर हमको ये पहले के पढ़ाते क्यों हैं, हमको वो बीइंग अ स्टूडेंट वो चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं, ठीक है। या इतना सब कुछ पढ़ते ही क्यों फिर, ये क्यों ऐसा क्यों, अपन जैसे होता है ना किसी चैप्टर में कम पढ़ने को मिल रहा है, हाँ कितना अच्छा है यार, इसमें कम पढ़ने को मिल रहा है, पर जो कम पढ़ने को मिल रहा है वो तुमको अकेले को थोड़ी ना कम पढ़ने को मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है कम पढ़ने को। यहाँ तो एक रिलेटिव एवोल्यूशन है ना भैया, ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है तो पिच खराब है तो सबके लिए खराब है भैया, और पिच अगर बैटिंग के लिए फेवरिंग है तो सबके लिए है, तो उसमें कोई खुश होने वाली या दुखी होने वाली बात नहीं, समझा भैया। और अभी तुमको एक बहुत अच्छी बात बोली है मैंने, और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भैया मैं जब बातें बोलता हूँ, कुछ भी बात बोलता हूँ तो मैं मेरे घर से याद करके नहीं आता हूँ कि मुझे बोलना है, पर ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार तुम अगर आगे बढ़ोगे तो लोग पीछे खींचेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा मर्जी सोचो तुम, लेकिन ये होगा। और डरना नहीं है। मैं देखता हूँ भैया कई सारे लोग जो है अभी जैसे खास तौर पे अब तो कोटा का तो नाम ही हो गया भैया सुसाइड सिटी, ठीक है, बहुत सारे केसेस हो गए, और इससे अपने को क्या होगा, ना तो लोग तुमको बुरा बोलना बंद करने वाले हैं, बोलना बुरा बंद कर देंगे क्या तुमको, पेरेंट्स भी बोलेंगे, रिलेटिव्स भी बोलेंगे, सिलेक्शन होगा तो जितना मीठा बनेंगे, सिलेक्शन नहीं होने पर उतना ही कड़वा भी बनेंगे। वो एक अलग बात हो सकती है कि तुम्हारे मुंह पे उतने कड़वे नहीं बने, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कड़वे बने, और बनना भी चाहिए, क्योंकि जब जब आप में वो खुन्नस आती है, जब जब आप में वो गुस्सा आता है ना, तब तब आप आगे बढ़ते हो। मैं तो साक्षात उदाहरण हूँ उसका यार भैया। मेरे को तो जब जब मालूम पड़ा है कि हाँ यार जब यू कांट डू दिस देन आई, मतलब वो अब उसको तुम जो मर्जी बोल दो, उसको आप चैलेंज के रूप में ले लो या आप उसको मोटिवेशन के रूप में ले लो या वट एवर, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और लोग बोलेंगे, लोग राम जी भगवान को नहीं छोड़ते, आज भी नहीं छोड़ते, लोग सीता माता को नहीं छोड़ते, उनमें 50 दोष निकाल देंगे, तो तुम्हारी मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है अपनी बेटा, समझे कि नहीं समझे। इंडिया कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, वही रोहित शर्मा अच्छा खेले तो रोहित शर्मा अरे बेस्ट बैट्समैन है भैया दुनिया का, 3-3 डबल सेंचुरी मारी है वनडे क्रिकेट में यार उसने फिर, और वही तो अब तो भैया रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए। और धोनी का कोटेशन याद आता है, धोनी की टीम, धोनी के टाइम पर, आज धोनी सबको बहुत अच्छा लगेगा, धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, धोनी ने ये करा, धोनी ने वो करा, रोहित शर्मा को देखो, विराट कोहली को देखो, दे आर नॉट गुड स्कीपर्स बट धोनी वाज। पर धोनी के बैटिंग के, धोनी की कैप्टनशिप के दौरान भी तो इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारी है। पाकिस्तान ने ऐसा बुरा निपटाया था इंडिया को कि जिसकी कोई हद नहीं। इंडिया में आई 2 मैच बुरी तरीके से हारे, और तीसरा मैच हम बिल्कुल हार, मतलब वो तो और ज़्यादा बुरी तरीके से हारे, लेकिन इट वाज द कैप्टन, मतलब मुझे जितना मेरे को क्रिकेट को मैंने फॉलो किया है, मुझे याद नहीं आता कि कोई कैप्टन को, बहुत से मौके रहे होंगे, मेरे रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है याद करने वाले, लेकिन धोनी को उस समय तीसरे मैच में बिकॉज ऑफ कैप्टनशिप मैन ऑफ द मैच मिला था, क्योंकि इंडिया लगभग हार गई थी, जस्ट उसकी कैप्टनशिप के कारण इंडिया जीती। बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया कैप्टनशिप के कारण ही जीती थी, उसके तुम्हें ध्यान हो तो, जैसे मौके रहे, पर धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारी है। हमें क्या होता है वो क्योंकि जब वो कोई चला जाता है ना तब उसकी याद आती है, जब सामने है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल है। तो उस समय धोनी की कैप्टनशिप में बहुत बार हुआ, बुरी तरीके से हारे हम, अच्छा खासा। गांगुली की कैप्टनशिप में बहुत अच्छे से हारे, लेकिन धोनी को भी जो टीम मिली थी पहले वो गांगुली से मिली थी। गांगुली बहुत रिजिड प्लेयर था, बहुत एडमेंट रहता था अपने डिसीजंस को लेकर, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं जो आएगा मन में वो बोलेगा, वो मतलब वो डरना चपने वाला। और जो कैप्टन होते हैं ना वो कैप्टन ऐसे ही होने चाहिए। कैप्टन वैसे हो भी नहीं सकते कि आप बिल्कुल सबको खुश करने लग जाओ, आप सबको खुश कर भी नहीं सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते। जैसे मैं रोहित सर जो एडमिशन का काम देखता तुम्हारे, उनको मैंने कुछ लाइनें बता रखी कि ये लाइन है भैया, इस लाइन से अलग होना तो आप बेझिझक आप मना कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि दोज हु कांट फॉलो आवर लाइन नहीं करना। एक हद तक हम माउल्ड हो जाएंगे, एक हद तक हम लीनियंट हो जाएंगे, लेकिन एक लेवल के बाद में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो साल भर बाद गाली बकेगा। इट्स बेटर कि आज गाली बके और आज ही नहीं आए, वो कल गाली बकेगा वो, मेरे को पक्की बात है, जो आया है वो। तो इट्स बेटर कि आप ये भैया ये चीज़ें हैं,
बिल्कुल कुछ लोगों को बिल्कुल बोला गया कि नहीं, इससे ऊपर, इससे मतलब इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं, हम जैसे हैं सामने हैं बिल्कुल, कोई दिखावा छलावा करने की जरूरत आपको नहीं है। ये चीज होती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? आप सबको सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते, आप कितनों को सेटिस्फाई करने जाओगे आप? और क्यों करो आप? दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप अपना सेटिस्फेक्शन खो रहे हो। और ये होता है कई बार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपने ऊपर ये बहुत बार मैंने वो आ कि मैं सामने वाले को, एक जो होता है ना, कई बार वो एक किताबें भी लिखी उसने कि भैया हाउ टू से नो, ना कहना सीखिए। तो कई बार क्या होता है, हम ना नहीं कह पाते, उस चक्कर में हम अपना बहुत सारा चीज़ें किल कर लेते हैं। वो होना जरूरी है लाइफ में। और जो तुम्हें अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब तुमको बहुत कुछ होगा, सुनने को मिलेगा। तो धोनी का ही तुम्हें जैसे मैं उदाहरण बता रहा था अभी, तो उसने उसकी कैप्टनशिप में इंडिया बहुत बार मैचेस हारी, और बड़े बड़े लेवल के मैचेस हारी है। आईसीसी ट्रॉफी बहुत बार हारे हम। तो धोनी से बहुत बार ये उसको डंडा करते रहे। किस चीज़ का डंडा करते रहे? कि आप कैप्टनशिप से रिजाइन दो। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मुझे चिपक गई। मैंने बोला ना, जो वो कई बार सिंगल कोटेशंस कैन चेंज योर लाइफ। तो वो उसने एक बात बोली थी कि इट इज़ द ईजिएस्ट टास्क फॉर मी टू रिज़ाइन करना, कैप्टनशिप को छोड़ना तो मेरे लिए सबसे आसान काम है। कठिन तो ये है कि मैं टीम को वापस से खड़ा करूं। तो गिव अप करना, क्विट करना समटाइम्स इज द ईजिएस्ट टास्क, बट दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर यू व्हेन यू हैव टू स्टैंड, बी एट योर ओन स्टैंड। तब जाकर आपका काम होगा। ये अपन सुनेंगे लोगों का, क्योंकि लोग तो होते हैं भाई, तुम देखते हो मैच में अच्छा खेलता है तो लोग सल्यूट मारते हैं, और नहीं खेलते हैं तो लोग खूब गाली बकते हैं। खूब जब इंडिया वर्ल्ड कप गांगुली की कैप्टनशिप में अपन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे थे फाइनल में, तो उस समय खूब पत्थर फेंके थे। हरभजन सिंह हो या युवराज सिंह हो या XYZ जितने भी रहे होंगे, इनके घर के बाहर गलत गलत भाषाओं में पोस्टर्स लगा दिए गए थे, बहुत उल्टा सीधा बोला गया था, तेंदुलकर के लिए बहुत बुरा बोला गया था। करते हैं लोग। और वही अगर अच्छा खेलेगा तो उसके सारे रिकॉर्ड गिना दिए जाएंगे कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड थे उसके। तो ऐसा तुम्हारे साथ में भी होने वाला है। और जितने बड़े बनोगे उतने ज़्यादा होंगे, उतने लोग खामियां निकालेंगे, उतनी लोग कमियां निकालेंगे। और अगर अपन खामियों को सुधार लेंगे तो अच्छी बात है, और खामियों को रिपीट करेंगे तो फिर हो जाएगा कि भैया ये तो खामी करने की इसकी आदत ही है। ठीक है? तो ये थ्योरी कई जगह पर सक्सेसफुल हुई, कई जगह पर नहीं, कुछ एक जगह पर सक्सेसफुल हुई। जैसे अपन ने देखा कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस। भैया हमने HF को देख लिया, NH3 को देख लिया, H2O मिल लिया, और इनके भाई बहनों को देखेंगे अपन, मतलब इनके जो फैमिली के जो दूसरे ऐसे ही कंपाउंड बनते हैं तो उनको देखेंगे तो दे कैन बी एक्सप्लेन्ड से। परंतु कौन से? कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल जो तुमने देखे, क्या इनको आप समझा पा रहे हो इससे? क्या आप इस बॉन्ड एंगल को समझा पा रहे हो इससे? सुना ही नहीं दिया मुझको। कैन दिस बॉन्ड एंगल बी एक्सप्लेन बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी? नहीं समझा सकता सर, मैं नहीं समझा सकता मैं। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किसके बेसिस पर? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, ये लिख लिया सर कि नहीं? चलो, तो अभी हमने देखा है कि जो बॉन्ड बनता है ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण बनता है। बोलो, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण बनता है। अब ओवरलैपिंग भी किस किस तरह की होती है इस बारे में भी हम लोग देख लें तो हम बात करेंगे अभी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हम क्या देखेंगे अभी? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें पहली हमारे पास है कौन सी? एक्सियल ओवरलैपिंग।
और ये कौन सी, ब्रॉड साइड या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग जो है इसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहा करते हैं, और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, या चलो पहले समझ लो इसमें। अभी एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, लिसन, जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में कैसे ओवरलैप करते हैं, अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस। देखिए इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो अलोंग एक्सिस होती है, और यहाँ कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ओए यहाँ अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस जैसे कैसे, जैसे ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस और एस, या फिर कौन, एस और पी, या फिर ठीक, अरे बोलो, एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है। और जीवन में कभी फ्रस्ट्रेशन होना तो बेटा मेरे को फ़ोन लगा लेना जब घर पहुंच जाओ तो, ठीक है, ऐसा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें रोना आता है, हमें बहुत बेकार लगता है, हर किसी के साथ होता है, जिसके साथ में नहीं वो इंसान ही नहीं। सही है गलत है, अपने को भगवान ने इंसान बनाया भैया। चलो, तो यहां कैसी ओवरलैपिंग हुई, अलोंग एक्सिस, और यहां परपेंडिकुलर टू एक्सिस। आपको मालूम है पी ऑर्बिटल की ये वाली एक्सिस होती है, तो यहां एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हुई, एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हुई है। कहो ना यार। और एथे क्या में वही है भाई, ये एस है, ये पी है, ये क्या है। तो भैया जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें ओवरलैपिंग कैसी हुई, अलोंग एक्सिस, और जो पाई बॉन्ड है उसमें कैसी हुई, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कर लिया भैया, इसमें अलोंग एक्सिस हुई और इसमें परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बोलो, जैसे अभी और देखें हम भैया, अब एक्सियल ओवरलैपिंग में चूंकि यहां जो एक्सियल ओवरलैपिंग में चूंकि ओवरलैपिंग ज्यादा है, since overlapping is more, hence this sigma bond is strong। चूंकि ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है इसलिए बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बोलो, और यहां पर क्या हुई, ओवरलैपिंग क्या है, लेस है, यहां ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। कई को लगता है सर यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, बोले कैसे सर, देखो यहाँ तो एक ही जगह हो, यहाँ दो जगह हुई। बात ओवरलैपिंग की स्पेस कितनी है वो नहीं, क्वांटिटी कितनी है वो नहीं, क्वालिटी कितनी है। अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कम ओवरलैपिंग हुई है, मान लिया तेरी बात को मैंने, पर बात यह कि वो कम होने के बाद भी क्या है, अरे बोलो ना रे, यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, पर क्या है, उसकी क्वालिटी वैसी। ठीक है भैया, आईआईटी कॉलेजेस की संख्या कम है, सीटें कम है, लेकिन क्वालिटी ऐसी है। यहाँ सीटें बहुत सारी हैं पर फिर क्वालिटी वैसी नहीं है। ठीक है भैया, तो यहाँ ओवरलैपिंग की एक्सटेंट चूंकि ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग है, और ये सिग्मा बॉन्ड
ये कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड क्या है? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? ऐसा बोला करो यार, बोलना चाहिए। चूंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है वो भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? और ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बॉन्ड एनर्जी लेस है। सुनाई नहीं दिया मुझको भैया? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हम देखेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा, बॉन्ड जितना वीक बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या कम। बोलो। बॉन्ड एनर्जी या इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहा करते हैं। कहो। आगे सुनो भैया, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या है? पॉसिबल है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं वो तुम्हें कल मालूम पड़ेगा कि भैया मेरी क्या चाहत है। अभी समझो, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या है? पॉसिबल है। ठीक है भैया यादव जी, तुम और कोई चाहत तो नहीं समझ रहे हो? और इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इट हैज नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। से क्या मतलब है इसका कि सिग्मा बॉन्ड तो बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड केवल तभी बनता है रे बाबा जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका हो। सिग्मा बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, सिग्मा को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब सिग्मा बन चुका है। सिग्मा बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दैट इज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड only when sigma bond is formed already. पाई बॉन्ड केवल तभी बनता है रे बाबा जब सिग्मा बॉन्ड क्या हो? बन चुका हो। सिग्मा बॉन्ड तो बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं देखता पाई बना है कि नहीं बना है, पर पाई को हमेशा सिग्मा का इंतजार रहता है। बोलो। ठीक है। अभी आप देखोगे और कि रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, किंतु परंतु पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, कर लिया? इसमें एक और डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल about इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यानी जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। अभी ये समझ में तुम्हें नहीं आएगा, अभी हम पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें हम पढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड
इज सिमेट्रिकल अबाउट, एक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। लिख लेना ये। चलो अभी इधर आओ, मयंक सिंह इधर आ जाओ बेटा। पांडे जी आप भी आइए। हाँ, मैं भूल गया था कि भावनाओं की बात आई है तो आप कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आओगे। हाँ जी, ये हमने देख लिया भैया कि एक्चुअली यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर दोनों के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। व्हाट डज इट मीन दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। पर यहाँ पर हमारे पास में देखा आपने सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्टेबल है। यूँ भी कह सकते हो कि दिस बॉन्ड इज स्टेबल व्हाइल दिस बॉन्ड इज रिलेटिवली अनस्टेबल। लिख लीजिएगा फटाफट से जल्दी से, दैट इज स्टेबल वन, दिस वन इज अनस्टेबल। ठीक है, चलो फटाफट से अपन जो है ना ये जैसे H2 के बारे में बात करें तो दो हाइड्रोजन है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कैसे बॉन्ड बना इनके बीच। ओए ये एक हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s, इन्होंने इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली और इस तरीके से HH बॉन्ड बन गया। बना कि नहीं, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के हिसाब से ही। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसे अभी मैं बात करता हूं किस बारे में, फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। अरे एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, दोनों में यही कहानी चलेगी। अरे चलेगी रे। तो ये एक का 2p ऑर्बिटल दूसरे के 2p ऑर्बिटल के साथ, ये एक फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल था, ये दूसरे फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ में एक्चुअल ओवरलैपिंग कर लेगा एंड सो दैट वी विल गेट अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन देम। से कुछ ऐसी ही कहानी तुम्हें किस में मिल जाएगी, जैसे F2 में मिली वैसे Cl2 में मिल जाएगी। नहीं आ समझ में? करो भाई करो जॉडी। ऐसे ही क्लोरीन में कर सकते हो। चलो ओए, ऐसे यदि मैं O2 के बारे में बात करूं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, फटाफट से जरा देखिए 1s2 2s2 2p4। आपको मालूम है इसमें 2 अनपेड आएंगे। अरे 2p4 में कितने अनपेड आएंगे, 2 अनपेड आएंगे कि नहीं आएंगे, गौर करिए। ये रहे, नाउ लिसन, ये पहला ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के लिए सर कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं, बोलो ना। अब एक ऑक्सीजन के बारे में बात करूं मैं, तो ये एक ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। एक ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, ये एक ऑक्सीजन था, ये दूसरा ऑर्बिटल। मान लो इसका ये 2pz है तो ये भी 2pz हो गया, बोलो। और ये इसका 2py हो गया, मान लो ये 2py। सुनो भैया, तो इनके 2pz ने कौन सा ओवरलैपिंग कर ली, और ये 2py, और ये कौन सा 2py। लिसन, इनके 2pz ने कौन सी ओवरलैपिंग करी रे, सिग्मा बॉन्ड बना। और ये कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज। तो ये कौन सा, इस तरह से एक ऑक्सीजन के बीच ये कौन सा बॉन्ड बन गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलो सर ये इतनी दूर दूर है तो ओवरलैपिंग कैसे करी। अरे बेटा ये ऑर्बिटल है, जैसे क्लाउड है, बादल, तो वो एग्जैक्टली कहाँ खत्म हो रहे हमको मालूम नहीं है, एग्जैक्टली कहाँ खत्म हो रहे हमको मालूम नहीं। बोलो वन थिंग यू विल
डन? डन भैया? दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक कौन सा बॉन्ड बना? तुम ये ध्यान रखो, पहला बॉन्ड जब भी बनेगा वो सिग्मा ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये पहला बॉन्ड जब बना तो वो सिग्मा ही बनेगा, लिख लेना भैया। और जब दो बॉन्ड बनेंगे तो एक कौन सा होगा? और एक पहला बॉन्ड सिग्मा। और एस ऑर्बिटल ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है ओवरलैपिंग में तो पक्का वो सिग्मा ही है, क्योंकि एस में हर लाइन उसकी एक्सिस है, हर लाइन उसका डायमीटर है। तो एस ऑर्बिटल नेवर रिजल्ट्स इनटू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यू विल नेवर फाइंड अ पिक्चर जिसमें आपके पास में ये एस हो और उसके साथ में ऐसा कुछ हो, ऐसा संभव नहीं है। व्हेन इट इज एस ऑर्बिटल इट इज गोइंग टू बी श्योरली सिग्मा बॉन्ड। बोलो। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी, हमेशा सिग्मा आबंध का निर्माण ही, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड जब बनेंगे तो हमेशा पहला बॉन्ड क्या होगा? उसके बाद के जितने बॉन्ड हैं सारे, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना? जैसे ये अमोनिया में, ये नाइट्रोजन, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। समझे? लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। छेती करो ना, छेती भाई। अरे श्रेया जी करो जल्दी से। कर लिया तूने? यहां भी ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये कौन सा बंध है? समझे?